तो चाय वाय सब रेडी है? सब रेडी है, सब चलो अच्छी बात है। हेलो एवरीवन। एक मिनट, चलो दोबारा से कहते हैं 1 2 3। ये एक ऐसी चीज को फेस करना पड़ा जो मैं ये प्रार्थना करूंगी किसी को भी फेस ना करना पड़े। आई थिंक हमारा गोल क्लियर था कि हमारा गोल था और तो हम रात को दोबारा उसके पास गए एंड देयर वाज अ गाय स्टैंडिंग आउटसाइड, ही वाज डूइंग गार्डनिंग। तो हमने उसको कहा कि कैन यू प्लीज कॉल द ओनर। हेलो, कैसे हैं सब लोग? मैं तो बड़ी देर से सोच रहे थे कि हेलो एवरीवन बोले, हाय ऑल बोले, क्या बोले, बट एनीवेज चलो हम ग्रीटिंग्स दे रहे थे। हम बस ग्रीटिंग्स का सोच रहे थे किस तरह से आपको ग्रीट किया जाए। तो यही कहेंगे हम कि वेलकम टू आवर व्लॉग। और इस व्लॉग का आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हमें भी इंतजार था बनाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो जी हाँ, ये व्लॉग है हमारी लव स्टोरी का पार्ट 2 कि शादी के बाद क्या हुआ। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 सही है, शादी के बाद क्या हुआ, क्या क्या हुआ आज मैं बताऊंगा। शादी के 13 सालों में क्या पाया क्या खोया। बहुत पाया और कुछ नहीं खोया, ऐसे बोलना होता है। वाइफ साथ बैठी है। एनीवेज लेट्स कैरी ऑन। तो जैसा कि सौरभ ने कहा, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप लोग जानना चाहते हैं कि शादी के बाद क्या हुआ, मैं इंग्लैंड कैसे आई, यहाँ आकर हमने सब चीज़ों को कैसे सेटल करा। पर उससे पहले जिन लोगों ने हमारी लव स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है, अभी आप जब मुझे सुन रहे हैं तो आपको लव स्टोरी पार्ट 1 का लिंक नज़र आ रहा होगा अपने स्क्रीन पे, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और जाकर हमारा लव स्टोरी पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। हाँ, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि समझ आएगा कि एक्चुअली हमने क्यों सेकंड पार्ट बना रहे हैं और आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, फिर सेकंड पार्ट, सो एक कंटिन्यूशन हो जाएगी आपके लिए। तो शुरुआत करें फिर, क्या हुआ शादी के बाद? शादी के बाद वैसे बहुत कुछ हुआ, चलो शुरुआत कर देते हैं। तो लास्ट व्लॉग में हमने आपको बताया था कि हमारी शादी कैसे हुई, कैसे चोपड़ा साहब धीरज जी माने और फिर हमने अपने पेरेंट्स को बताया। मैं दुबई मूव हो गई अपनी जॉब को लेकर, सौरभ लंदन मूव हो गया और फिर कुछ टाइम बाद हमने इंडिया जाकर शादी कर ली। तो हमारी शादी हुई थी नवंबर 2008 में और शादी के बाद भी मैंने थोड़े टाइम के लिए एमिरेट्स में जॉब कंटिन्यू रखी। तो मैं 2009 में फाइनली यूके आई, राइट, ऑन अ स्पाउस वीज़ा। तो हाँ, उस टाइम पे ऑब्वियसली वी वर ट्राइंग टू डिसाइड कि क्या करें कैसे करें। तो ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया था अलग रहते हुए, 1 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है बिकॉज वी बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। तो हमने कहा नहीं, आई थिंक इज़ अ टाइम नाउ कि डिसीजन लेना चाहिए। और प्रीति को आई थिंक इट वाज राइट कि प्रीति यहाँ पे आती, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी इन अ जॉब और सेटल भी चीज़ें हो रही थी। तो वी टुक अ डिसीजन कि प्रीति वापस आएगी। शी वाज, और हम कभी भी दुबई में सेटल नहीं होना चाहते थे। आई थिंक दुबई, आई लव दुबई एंड आई एम श्योर प्रीति लव्स दुबई। दुबई। वी लव इट ऑन वेकेशन। आप हमसे कभी पूछोगे वेकेशन पे कहाँ जाना है, हम कहेंगे दुबई जा रहा है। इवन अबीर भी यही कहेगा वो दुबई जा रहा है। लेकिन आई थिंक हमारे को चाहिए था कि फ्यूचर सिक्योर कर सकें और मेरा वीज़ा ऐसा था कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकता था। तो हमने डिसीजन लिया। तो बस 2009 आई थिंक इट वाज सितंबर, एंड ऑफ सितंबर में मैं यहाँ पर आई। पता मैं ना आज का सोचता था कि यार प्रीति कब आ रही है, आ तो नहीं गई मजाक। इसका क्या मतलब था? मतलब ऐसा होता ना कि रात आ तो नहीं गई, ऐसा कुछ नहीं करता था मैं। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू कि मैं सेट कर सकूँ सब कुछ अपनी फैमिली के लिए और स्टार्ट कर सकूँ। मतलब कुछ बातें अभी बाहर आ रही हैं। मुझे लग रहा है ये बड़ा खुश था वैसे, शादी के 1 साल तक बीवी अभी तक नहीं आई है। हम अपने वैसे मैं आती थी, हर वीक आती थी वैसे मैं शादी के बाद, शादी से पहले भी आती थी। तो ऑब्वियसली आती थी को सब कुछ पता ही था खैर कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, किसके साथ रहता हूँ, क्या करता हूँ, सारी खबर रखती थी मैं। प्रीति अब कभी भी आ जाती थी। तो एनीवेज बहुत बार सरप्राइजेस भी दिए मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था। तो एनीवेज तो मैं इंग्लैंड आ गई और इंग्लैंड आई तो सौरभ ने 1 बेडरूम फ्लैट पहले से ही ले रखा था। तो जब मैं दुबई से यहाँ पर आई तो मैंने बहुत सारा सामान भिजवाया। आई थिंक इट वाज अराउंड 300 kg। 300 kg, तेरा सोच के देखना एक बार 300 kg कितना सामान होता है। और 3 साल थे तेरे पास सिर्फ वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं था कि 3 सालों में मैंने इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। इंग्लैंड में ये महंगा है, इंग्लैंड में वो महंगा है, तो मैंने कहा चलो यार सब कुछ ना दुबई से लेके चलते हैं। इनिशियल स्टार्ट के लिए वो सब मैंने उसकी दुबई से शॉपिंग करी। तो मैंने इसको फ़ोन करा, मैंने इसे कहा कि मैं ना 300 kg भेज रही हूँ कार्गो के थ्रू, तू जाकर ले आई हो। बस मैंने ये बात बोल के फ़ोन रख दिया। तो मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी पहले जब मैं यूके में रहता था। मैंने सोचा यार कि गाड़ी खरीद लेता हूँ।
अदरवाइज़ कि प्रीति आती जाती रहती है, कुछ हुआ नहीं है ना, तो बड़ी मुश्किल होती थी मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में। तो मैं गाड़ी ढूंढनी शुरू करी, गाड़ी बहुत महंगी आती थी उस टाइम पे, इतनी सैलरी होती नहीं थी, तो मुझे गाड़ी मिली 300 पाउंड की। तो आई वॉज अमेज। अब मैं शॉक भी था और अमेज भी था कि एक्चुअली 300 पाउंड की गाड़ी आ सकती है, माजदा थी वो, क्या वो चलेगी, 2 डोर माजदा। क्या वो चलेगी भी, और या तो फिर मुझे मैं कोई मुझे कौन कर रहा है। और मैं इतनी खुश दुबई में, पता नहीं सौरभ ने गाड़ी नहीं, सौरभ ने तो BMW निकल मार ली है 8 सीरीज। मैं तो पूरे दुबई में शोर मचा रखा था दोस्तों में, सौरभ ने गाड़ी खरीद ली, सौरभ ने गाड़ी खरीद ली यूके में। आई वाज सो हैप्पी। आई थिंक ऑब्वियसली इट डजंट मैटर कि क्या है क्या नहीं, जिस टाइम पे आप जो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो दैट शुड बी द बेस्ट थिंग। एग्जैक्टली। ये मायने नहीं रखता कि कौन से ब्रांड की चीज़ है, ये बहुत मायने रखता है कि आपका कितना हार्ड वर्क लगा है और आपकी क्या इमोशंस है उसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। सो एनीवेज, तो मैं गाड़ी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मुझे 300 kg सामान लेने जाना था, तो ऑब्वियसली उसके लिए अगर मैं लाने लगूँ उसको टैक्सी या किसी चीज़ पे, मैं तो 300 to 400 पाउंड तो ऐसे ही पे कर दूंगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं अपनी गाड़ी लेके चलता हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी लेके गया, अपने एक फ्रेंड को लिया, और गगन और मैंने मिलके, हमें पता है दोनों ने कैसे करा, हमने उस गाड़ी को भर दिया पूरा 300-400 किलो सामान उस 2 डोर की गाड़ी में भर के, सीट बेल्ट पहन के वापस ईस्ट एंड में लाना। फ्रॉम हीथ्रो टू ईस्ट एंड इज लाइक डिफरेंट कॉर्नर ऑफ लंदन, तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं ऑलमोस्ट ट्रैफिक में पहुंचने के लिए। तो जब मैं यहाँ पर आई तो हम शुरू में थोड़े 2-4 दिन हम उनके घर पे रहे, गगन और नेहा के घर पर। गगन और नेहा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, तो वही हमारे उस टाइम पर एक बहुत ही क्लोज कपल फ्रेंड्स थे, जिन्होंने हमें बड़ी सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पर ऐसे ये होता है वो होता है। तो जैसे कि अर्जुन और दिव्या आए और वो लोग हमसे पूछा करते थे कि ये कैसे करें वो कैसे करें, तो सेम वे आई यूज टू आस्क गगन और नेहा। मैं उन पर बहुत रिलाई करती थी चीज़ों को लेके, और उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी। तो पहले के कुछ 4-5 दिन हम उनके साथ रहे, फिर जो सौरभ ने घर लिया हुआ था किराए पे, फिर हम उस घर में शिफ्ट हुए। फिर बताओ उस घर में क्या हुआ। वो भी एक किस्सा ही था। खैर मेरे को लगता अच्छा लगा कि मैंने प्रीति के आने से पहले सब कुछ सेट कर दिया है, सामान मैं ले आया हूँ, घर मैंने ढूंढ लिया है, घर अच्छा भी है। नहीं, इसने सच में इसने बहुत कुछ सेट कर दिया था मेरे आने से पहले। लाइक हाँ, ऐसा लगा था कि बस अब तो घर जाना है, घर सेटल करना है, जिंदगी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं प्रीति से दुबई में मिलके आ चुका था, और प्रीति दुबई में जो फ्लैट्स उसको मिलते थे अपार्टमेंट, मेरा बहुत अच्छे थे, कंपनी ने दिया था वो बहुत अच्छे होते थे। तो मैंने कहा यार प्रीति आएगी, अब पहले मैं लड़कों के साथ सारे रहते थे, हम तो वैसे तो रह नहीं पाएंगे, तो एज अ कपल वी हैव टू मूव आउट। तो एनीवेज ये घर हमें मिला, हम पहले 2 दिन रहे या 4 दिन रहे, आई थिंक फिर गगन ही हमारे घर आए थे ना। हाँ, गगन ही हमारे घर आए। तो हम लोग ईस्ट लंदन रहते थे, तो हम उस घर में शिफ्ट हुए। 2-4 दिन में हमने अपनी पूरी सेटिंग कर ली वहाँ पे। फिर हमारे घर पे एक शाम को हमारे सारे फ्रेंड्स आए, मतलब कि ऐसे चाय पे कि प्रीति सौरभ अब सेटल हो गए, चलो चलते हैं। वो हमारे घर पर आए, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो गई थी। मैं 1-2 दिन से बहुत इच कर रही थी, मेरी बाजू पे बहुत इचिंग हो रही थी, लेग्स में बहुत इचिंग हो रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो हमारे एलर्जी हो गई, हमने कहा एलर्जी होगी तो शायद इसलिए। तो जब वो लोग आए तो गगन ने मुझसे पूछा कि प्रीति तो इतना इच क्यों कर रही है अपनी आर्म्स पे, लेग्स पे। तो ऐसे पता नहीं मुझे ना कोई एलर्जी हो गई है, शायद केमिकल से हो गई है, क्योंकि मैं साफ सफाइयाँ बहुत कर रही थी। तो ही सेड कि डू यू माइंड अगर तू अपना बेडरूम दिखाएगी मुझे? कहा नहीं, व्हाई वुड आई माइंड। तो वो मेरे बेडरूम में गए, तो जो बेड का पिलो होता है ना, जो बेड का वो लाइक पिलो ही बोलेंगे ना उसको, बेड का पीछे वाला हिस्सा जो होता है, जो बोर्ड होता है, बेड बोर्ड, उन्होंने वो बेड बोर्ड हटाया, और उसके पीछे मुझे बताते हुए भी ना मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। उसके पीछे इतने सारे बेड बग्स। उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा तुम्हारे घर में बेड बग्स की प्रॉब्लम है। फिर हमने पूरा घर चेक करा, हम घर का जो कोना चेक कर रहे थे, वार्डरोब के कॉर्नर्स चेक करे, सब जगह बेड बग्स। तो बेड बग्स उस घर में फैल चुके थे, या पहले से ही फैले हुए थे, जो भी था। तो उसी टाइम गगन ने बोला कि तुम अभी के अभी ये घर छोड़ो, ठीक है, जितना सामान है यहीं पे रख दो और हमारे घर चलो। तो ऐसे हमारे फ्रेंड्स हमें अपने घर ले। बहुत लोगों को पता होगा कि अगर बेड बग्स की प्रॉब्लम आ जाए घर पे, तो कहते हैं कि वो सामान लेकर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली कपड़े जितने भी बेडिंग्स होती हैं। हमने थोड़े बहुत कपड़े निकाले, लेकिन उसको फिर हमने क्या करा, लॉन्ड्री रूम्स होती हैं, लॉन्ड्रीज होती हैं, तो उसमें जाके हमने उसको पहले वॉश करा, फिर ड्राई करा, फिर वॉश करा, फिर ड्राई करा। कुछ तो चाहिए था ना, क्योंकि सब कुछ तो हम फेंक नहीं सकते थे। तो देन वी हैव टू वॉश इट, ड्राई इट, और हॉट ड्राई करोगे तो ऑब्वियसली बेड बग्स विल डाई। शुरुआत में ही हमें ये एक ऐसी चीज़ को फेस करना पड़ा जो मैं ये प्रार्थना करूंगी किसी को भी फेस ना करना पड़े। उस टाइम वैसे ही पैसे भी बहुत कम होते थे, जॉब भी ऑब्वियसली
गॉड ग्रेस अच्छा है अभी, लेकिन पहले उतना वैसा नहीं होता था। तो फिर हम 10 दिन एक दोस्त के घर रहे, 10 दिन हम दूसरे दोस्त के घर गए और उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी। फिर हमने एक नया घर ढूंढा और फिर हम उस घर में शिफ्ट हुए। तो इसी दौरान कुछ 1.5 मंथ इसी चक्कर के अंदर निकल गया, टेंशन स्ट्रेस में। एनीवेज हम दूसरे घर में मूव हुए, फिर मैंने अपनी जॉब ढूंढनी शुरू करी। और प्रीति को मैंने कहा था कि बिल्कुल भी मेरी कंपनी की तरफ मत आना तुम, क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी में हूँ। आपको याद ही होगा मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी। तो मैंने प्रीति को साफ कहा था प्लीज़ और प्लीज़ मेरी कंपनी में तुम नहीं आओगे। तो मैंने प्रीति को बोला कि अभी तुम आए हो, थोड़ा आराम करो, हो जाएगी जॉब क्या है, थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो। इतने टाइम से तो ये जॉब कर रही थी, आई थिंक एमिरेट से पहले मैकडॉनल्ड्स। प्रीति वो उसने तो अप्लाई करना ही था, वो घर तो बैठ नहीं सकती थी। तो प्रीति ने अप्लाई कर दिया मेरी कंपनी में और मुझे बताया भी नहीं। तो जब मुझे पता लगा तो आई थॉट कि मुझे चेक करना चाहिए ना, वैसे ये तो प्रीति है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आई कॉल्ड जहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही थी, तो मेरा एक वहाँ पे मैनेजर था, उससे मेरी बात हुई। तो उसने कहा हाँ अच्छा वो जो एक पोलिश लड़की आई हुई है यहाँ पे, गोरी सी। पोलिश? मैं कहा पोलिश नहीं पोलिश नहीं है वो, प्रीति मेरी वाइफ इंडिया से आई है। कह रहा अच्छा ये इंडियन है। तब तक उसने मुझसे बात नहीं करी थी ना, उसने मेरा एक्सेंट सुना नहीं था तब तक। तो बस उसने वहाँ पे कहा था ओके फाइन था, दैट्स ओके। तो ऑब्वियसली प्रीति का लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पहले काम कर चुकी थी। तो सेंट पैनक्रस इंटरनेशनल स्टेशन जो कि लंदन में है, वहाँ पर एक कैम्पटन फूड होता था, तो उन्होंने मुझे वहाँ के लिए असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट कर लिया। तो ठीक है, अब सौरभ से तो है थोड़ी बहुत नाराज़गी हुई, तो इसने कहा कि चल ठीक है, तो करनी है कर ले, लेकिन तू 1 साल से ज़्यादा नहीं करेगी यहाँ पे काम। द रीज़न वॉज कि मुझे पता है मेरी जॉब कितनी हार्ड थी एंड आई डोंट वांट कि हम दोनों ऐसा काम करने लग जाएं, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं बचेगा। तो बस मैंने वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ वहाँ पर कि उन्होंने मुझे 1 वीक में ही बोला कि हमारे पास कोई यूनिट मैनेजर नहीं है, मीन्स जनरल मैनेजर नहीं है यहाँ पे, तो आप ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट देख लोगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, करके देखते हैं। हाँ तो मैंने कर दी, लेकिन जो मेरे पहले के 6 मंथ्स थे जो मेरी जॉब में, मैं उसमें सोई नहीं हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, 5 बजे मतलब इनफैक्ट 5 बजे से पहले 5 बजे तो मुझे अपनी 5:15 की मेरी ट्रेन होती थी, मुझे 2 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता था ईस्ट लंदन से। दूर पड़ जाता है सेंट पैनक्रस। और बस 6 मंथ्स मुझे उस रेस्टोरेंट को सॉर्ट आउट करने में, संभालने में लग गए। और वो 6 मंथ्स में जो नानी याद आई ना, वो तो मैं बता ही नहीं सकती। लेकिन प्रीति बहुत हार्ड वर्किंग है, ये सिर्फ ऐसी नहीं मैं इसलिए नहीं बता रही आपको कि आई वांट टू हियर दैट कि मैं बड़ी हार्ड वर्किंग हूँ, ये इसलिए नहीं जानते हैं। हो गया। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप क्या सोच कर आते हो और जिंदगी आपके आगे क्या क्या चीजें लेकर आती है। मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा हुआ है कि मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी और ये पक्का रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोच कर तो बहुत कुछ आते हो, आप सोचते हो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन लाइफ आपके सामने जो चीज़ें लेके आती है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सोच लिया है कि मैंने अब यहीं पे अपनी ज़िंदगी बनानी है और यहीं पे मुझे बहुत सारा काम करना है, तो बस मैंने वही सोच के उस चेंज को अडेप्ट कर लिया और मैंने बोला हाँ ठीक है मैं बन जाऊंगी जनरल मैनेजर। मैं बन गई, मेरा काम बहुत बढ़ गया। सौरभ का तो ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा था। सौरभ भी हम दोनों साथ ही निकलते थे, है ना, घर से। हाँ, हम सुबह मॉर्निंग में निकलते थे, मेरा अलग जगह रेस्टोरेंट होता था, इसका अलग जगह होता था। तो मेरा लिवरपूल स्ट्रीट था आई थिंक उस टाइम पे। तो लेकिन हाँ ऑब्वियसली इट वाज टफ एट दैट टाइम, इट वाज वेरी टफ एक्चुअली। लेकिन आई थिंक मैं प्रीति को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि शी वाज एंजॉयिंग इट, शी वांटेड टू मेक हर ओन करियर। हाँ, क्योंकि एक चीज़ और थी, हमें अपना घर खरीदना था। हाँ। हमारे पास घर नहीं था, तो मैंने इसको ये बोला देख इस चीज़ में ये चीज़ मुझे आती है तो मैं कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कहीं और जाऊँगी। क्योंकि उस टाइम पे मैं यूके की कोई एयरलाइन ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। उसका सबसे बड़ी वजह ये थी कि यूके की हर एयरलाइन में अगर आप जाते हो, इंटरव्यू देते हो, तो पहला राउंड स्विमिंग होता है और मुझे स्विमिंग आती नहीं है। इतनी आती है कि मैं अपने आप को बचा सकूं, मैं किसी और की जान नहीं बचा पाऊंगी। लेकिन बस आई डोंट क्यों कंडीशन है यूके की एयरलाइन में, लेकिन बाकी में नहीं है ना। नहीं एमिरेट्स ने कभी नहीं बोला कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए। तो एक ये वजह थी, मैं एयरलाइंस में जाना नहीं चाहती थी। और बस फिर मैंने सोचा मैं दोबारा से हॉस्पिटैलिटी में ही चली जाती हूँ। तो बस हम लोग वहाँ गए। तो जैसे कि मैंने बोला कि ज़िंदगी बड़ी सारे चेंजेस लेके आती है, तो ज़िंदगी एक और चेंज लेकर आई। हमारी ज़िंदगी में चोपड़ा साहब वापस आ गए। ओ हाँ, धीरज वापस आ गया था। धीरज न्यूजीलैंड में था उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब्स थी, तो मैंने उसको बोला यार कि यहाँ पे है, यू वांट टू कम।
तो वो आ गया था यहाँ पे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वो यहाँ पे पहुँच गया अपनी वीज़ा के साथ एंड और उसने भी हमारी ही कंपनी ज्वाइन कर ली एज ए जनरल मैनेजर। हाँ, तो फिर वो हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए रह रहा था। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ रहा और हम तीनों ने बहुत एंजॉय करा। वो जो हम साथ में रहे ना, तीनों को ही पैसे बचाने थे, तीनों ही एक एक चीज़ सोच सोच के लेकर आते थे घर में। आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग इंग्लैंड में नए आए होंगे या भी उस फेज से गुजर रहे होंगे, अपनी फैमिली को बना रहे होंगे, तो आप रिलेट कर पाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आई थिंक हमारा गोल क्लियर था कि हमारा गोल था कि हमारे को सेटल होना है, एक घर लेना है और घर के लिए सेविंग करनी है। हमारा गोल क्लियर था, जब शॉपिंग पे जाना है तो सिर्फ प्राइमार्क जाना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, सीधा प्राइमार्क से घर। हाँ, प्राइमार्क जिनको पता नहीं है वो यहाँ पे सबसे नहीं, बहुत अच्छा ब्रांड है। अच्छा ब्रांड है, कोई इतना बुरा ब्रांड नहीं है भाई। मैं बहुत कपड़े पहनती हूँ अभी भी, लाइक एग्जैक्टली, या चीप एंड बेस्ट एंड नाइस, चीप तो नहीं रहा वैसे, अब तो नहीं रहा, खैर तब तो होता था लेकिन तब तो नहीं आता ना। तो बस इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा एजेंडा क्लियर था कि हमारे को अपना घर लेना है, तो उसके लिए सेविंग करनी है। और यहाँ पे घर लेने के लिए उस टाइम पे आई थिंक नियरली 200K तक का घर आता था, तो अराउंड 2 करोड़ तक का घर था, 3 बेडरूम। तो हमें वो चाहिए था उस टाइम। काफ़ी टाइम हो गया, अब तो 15 साल हो गया हमें यहाँ रहते हुए, तो आई एम टॉकिंग मे बी 10-12 ईयर्स अगो ना। हमने कहा कि यार हमें बचाना पड़ेगा, यू हैव टू हैव 15% ऑफ डिपॉजिट। तो हमें पैसे बचा के रखने थे और फिर उसके बाद भी खर्चे होते हैं, तो हमने बस सिर्फ शुरू कर दिया था वो मिशन। और उस दौरान भी सौरभ की जॉब में बड़े सारे चेंजेस आए। सौरभ तू सीनियर मैनेजर बन गया था, और बस तब हम इसी डायलेमा में थे कि क्या हम लंदन में घर लें कि ना लें, लंदन में अपने आप को सेटल करें कि ना करें। तो उन्हीं दिनों हमारा ब्रिस्टल बहुत आना जाना हुआ, तो हमने ब्रिस्टल देखा आकर, हमें ब्रिस्टल बहुत पसंद आया। तो इसने भी अपने बॉस को बोला, मैंने भी अपने बॉस को बोला कि हम ना बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम कहीं भी चले जाएंगे, हम कहीं भी चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो हम एज ए कपल मूव करें कहीं पर, हम मूव कर जाएंगे अगर दोनों के लिए राइट अपॉर्चुनिटी होगी। तो बस वो कहते हैं ना, पता नहीं भगवान चीजें बनाता जा रहा था। तो हमने उनको ये बात बोली विद इन अ मंथ। वो ये मैंने सॉरी माइक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि माइक अभी एक ही है और मैं इसको अपने ऊपर ऐसे लगा नहीं लेना चाहती, तो आई थॉट कि ये आज ही आया है, तो हल कीप इट इन द मिडल, ताकि आपको हमारी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे जाए। तो जब हमने अपने बॉसेस को बोला कि हम मूव कर सकते हैं, तो बस विद इन अ मंथ वो हमारे पास आए। अपॉर्चुनिटी मिली कि ब्रिस्टल में एक वैकेंसी है, वो सीनियर मैनेजर की वैकेंसी थी। तो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था उस इक्विवेलेंट टू एरिया मैनेजर। हाँ, इक्विवेलेंट टू एरिया मैनेजर। तो मेरे को था कि यार मुझे करना है, तो मैं कहीं भी जाऊँगा, डजंट मैटर टू मी, आई विल चेंज अगेन। अगर मैं इंडिया से लंदन आ सकता हूँ टोटली डिफरेंट, तो लंदन से कहीं और भी जा सकता हूँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई बेबी नहीं था, हम दोनों अकेले थे। तो मेरे को उन्होंने ऑफ़र करा, ब्रिस्टल में एक स्टेशन है ब्रिस्टल टेम्पल मीट्स, तो मैं वहाँ पे आया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। और उन्होंने प्रीति को भी ऑफ़र करा ब्रिस्टल में ही एक एरिया, तो वो अच्छा हो गया। ब्रिस्टल कोच स्टेशन है यहाँ पे, बस स्टेशन है, वहाँ पे 2 केटरिंग यूनिट्स होती थी, मैं वो 2 यूनिट्स चलाती थी। सौरभ एरिया मैनेजर था ब्रिस्टल टेम्पल मीट्स पे। जितनी भी, अगर आप लोग ब्रिस्टल से हैं तो ब्रिस्टल टेम्पल मीट्स पे जितनी भी यूनिट्स थी वो सारी मतलब कि सौरभ देखता था उसको। उसके अंडर आई थिंक 3-4 मैनेजर्स काम करते थे, वो उसे रिपोर्ट करते थे। तो ऐसे करके हम ब्रिस्टल पहुंच गए। और उसके बाद मैंने आई थिंक फिर मेरी ग्रोथ हो गई, मैंने एक और स्टेशन ले लिया। ब्रिस्टल हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ सीरियसली, और हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेस्ट चीज़ मुझे ब्रिस्टल में जो ये लगी थी, मैं सॉरी मैं तो इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हम ईस्ट लंदन में रहते थे। ईस्ट लंदन वाज लाइक इंडिया, ठीक है, वहाँ पे हॉश पॉश काफी लोग। तो नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, नो ऑफेंस टू एनीवन, वी स्टिल लव ईस्ट लंदन। हम लोगों ने वहाँ से एग्जैक्टली हम जब भी जाते हैं ना, हम उस गली में जरूर जाते हैं जहाँ पे हमारा घर था। तो वी हैव उस ईस्ट लंदन का ना एक अलग ही जगह है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग होते थे, भीड़ होती थी, तो हमें थोड़ा सा क्वाइट प्लेस चाहिए थी। तो हमने डिसाइड करा, मैंने और प्रीति ने, कि हम ब्रिस्टल में हार्बर साइड है, बहुत सुंदर हार्बर साइड है, तो हम वहाँ पे लेंगे घर ऑन रेंट टिल वी फाइंड अवर ओन हाउस, ठीक है। तो हम जितना रेंट लंदन में दे रहे थे उतने रेंट पे हमारे को यहाँ पे हार्बर साइड पे घर मिल रहा था। मतलब कि घर की खिड़कियां खोलते थे, सामने हार्बर होता था, वीकेंड पे एकदम रौनक लगी रहती थी। तो हम दोनों ने सोचा एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जितनी भी आप हमारी स्टोरी सुनते आ रहे हो ना, हमने अपने हर फेस पे ना अपनी हर चीज़ को एक टाइम स्केल ज़रूर दिया था, राइट? कि हमने कहा था हम ये चीज़ इतने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी शादी के बाद मैं इसने बोला तू 1 साल और काम कर ले एमिरेट्स में,
1 साल के बाद छोड़ दिया, और मैंने एग्जैक्ट 1 साल के बाद छोड़ दिया। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ टारगेट, कि अगर तुम नहीं सेट करोगे तो हम हर चीज पर एक टारगेट और गोल सेट करके चलते थे, और अभी भी हम टारगेट और गोल सेट करके ही चलते हैं। तो बस बहुत अच्छा घर मिला हमें, हमारे बड़े सारे दोस्त भी आए, पार्टी बहुत पार्टियां करी हमने वहाँ पर। तो बस 6 मंथ्स के लिए हमने वो घर लिया था रेंट पे। विद इन 6 मंथ्स हमने अपना पहला घर भी ढूंढ लिया। हाँ, जो आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे पिछले ब्लॉग में, हमने पिछला ब्लॉग वहीं पे बनाया था, पुराने वाले घर पे। हमने ब्लॉगिंग की शुरुआत ही अपने पुराने वाले घर से करी थी। तो वो भी ब्रिस्टल में ही है। खैर अभी भी हमारे पास वो घर है, हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो लेकिन वो बहुत बड़ा मोमेंट था हमारे लिए कि उस घर को मिलना। उस दिन हमारी 10 व्यूइंग थी जब हम उस घर को देखने गए थे। Seriously? एंड इट वाज द फर्स्ट हाउस वी वेंट टू सी। और 10 घर हमने उस दिन में देखे, नहीं हमें कोई घर पसंद नहीं आया, हमें सिर्फ वो पहला वाला घर ही पसंद आया। और तो हम रात को उसके बाद गए, एंड देयर वाज अ गाय स्टैंडिंग आउटसाइड, ही वाज डूइंग गार्डनिंग। तो हमने उसको कहा कि कैन यू प्लीज कॉल द ओनर। तो उसने हमारी तरफ ऐसे देखा, गोरा था वो, तो उसने देखा आई एम द ओनर। हमें तो इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, क्योंकि यार हम ना अभी तक सिर्फ किराए के घर में रहे थे, तो किराए के घर में भी हम फ्लैट्स में रहे थे, तो हमें ना गार्डन का कॉन्सेप्ट ये सब कुछ समझ ही नहीं आता था। तो हमें नहीं पता था लोग यहाँ पे सब कुछ खुद ही करते हैं। तो हम तो बस घर आते थे, खाना बनाते थे, घर को साफ करते थे, चले जाते थे। गार्डन क्या होता है, बाहर का ड्राइववे क्या होता है, कभी हमने इंडिया में भी नहीं देखी थी। एग्जैक्टली, इसकी नॉलेज ही नहीं थी हमें। और ये भी नहीं पता था कि आप ओनर से ऐसे नहीं मिल सकते हो जाकर। आप यू हैव टू गो, या यू हैव टू बुक अपॉइंटमेंट थ्रू रियल एस्टेट एजेंट, और फिर आप जाते हो। तो खैर एनीवेज, तो बस फिर उसे दिखा दिया घर वो। ही वाज वेरी नाइस। तो उसने कहा कि हाँ, तो एक्चुअली धीरज आ गया था उस दिन ना, तो धीरज को दिखाना था, यार धीरज तू भी एक बार देख ले। और घर दिखा दिया, धीरज को भी बहुत पसंद आया। हम तीनों ने फिर माइंड बना लिया कि ना वी विल पुट एन ऑफर, और हमने ऑफर करी और इट वाज एक्सेप्टेड विद इन अ डे और सो। तो इतना जल्दी सब कुछ हो रहा था, हम तो यार बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली सब कुछ हो रहा है। टचवुड उस टाइम ये अच्छी चीज़ थी कि हमारा पीआर भी ड्यू हो चुका था, तो मैंने अपने पेपर भी फाइल करे हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पहले पीआर मिलना था, फिर प्रीति को पीआर मिलता है, क्योंकि मैंने अपने 5 इयर्स कंप्लीट क्योंकि मैं स्पाउस वीजा पे थी। हाँ, तो मैं वर्क परमिट पे था 5 साल के। तो 5 साल के बाद यू गेट फॉर 1 ईयर एंड देन यू अप्लाई फॉर दैट। तो मेरा वो हो चुका था एंड इट वाज इन द प्रोसेस। तो हमारे 2 चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें एक साथ हुई, घर भी हुआ और परमानेंट रेजिडेंशिप भी हुई। तो मतलब इट वाज अमेजिंग। तो सौरभ की जो मम्मी है वो सिखिज्म को फॉलो करती है, और उन्हीं की वजह से हम सिखिज्म को फॉलो करते हैं। तो बस इसकी मम्मी ने कहा कि बेटे अब घर लिया है तो घर में पाठ कराओ। तो हमने घर में पाठ कराया सुखमनी साहब का। मैंने जिंदगी में पहली बार सुखमनी साहब का पाठ अटेंड करा अपने ही घर। तो फिर रोने लगी? नहीं, मैं रो रही थी। एक तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब चल रही है। तो वो दिन और आज का दिन, हमने 2012 में फर्स्ट प्रॉपर्टी ली थी, अभी 2021 है। एक पैंडेमिक वाला ईयर छोड़कर कोई ऐसा साल नहीं गया है कि हमने अपने घर पे सुखमनी साहब का टचवुड पाठ ना करवाया हो। तो और ये भी ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप, मतलब हम कितनी भी कोशिश कर लेते पहले शायद ना हो पाता, लेकिन आई थिंक ब्लेसिंग की वजह से हमारा हो रहा है, हमेशा हो जाता है। हमारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिलीज आते हैं, सब हेल्प इतना करते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। आपने देखा ही होगा हमारा सुखमनी साहब वाला व्लॉग। तो हाँ, तो अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो, आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इट इज अमेजिंग, यू नो, इट फील्स सो गुड। तो बस फिर हम अपने नए घर में सेटल हो गए, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। सौरभ की मम्मी आई यूके फर्स्ट टाइम, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथली। हाँ, वो तो अबीर के होने के बाद आए। तो बस जब सौरभ की मम्मी आई, बहुत अच्छी तरह सब कुछ चल रहा था, बहुत स्मूथली चल रहा था कि सौरभ मैंने आपको शायद किसी एक ब्लॉग में बताया भी होगा कि सौरभ ना चैरिटी के लिए बहुत काम करता था। तो बेसिकली आई थिंक जब मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन करी थी तो वहाँ पे एक चैरिटी होती थी, रेलवे चिल्ड्रन चैरिटी, एंड दैट यूज्ड टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु लिव ऑन ट्रैक्स और स्टेशन, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, मुंबई में रहते हैं काफ़ी सारे। तो काफ़ी सारे एनजीओज के साथ उनका लिंक था। तो मुझे ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा लगा कि यार हम हेल्प कर सकते हैं बैक होम, तो क्यों ना करें। तो वी यूज्ड टू रेज मनी फॉर दैट। तो मैंने कराए बाइक राइड्स करी हैं, जैसे लंदन टू पेरिस, मैंने करा ब्रसल्स, लंदन टू ब्रसल्स। सो दिस टाइम आई वाज डूइंग ब्रसल्स टू लंदन। तो ये हर साल बाइक राइड पे जाता था। तो इस साल भी हमने अपना घर खरीद लिया था, घर में थे, इसकी मम्मी आई हुई थी। तो ये बात है 2013 की। हाँ। तो इसने कहा कि मुझे बाइक राइड पे जाना है, तो मैं बाइक राइड पे जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा इस साल भी जाएगा, इस साल रहने दे। मैंने प्रीति को बोला है, मुझे बार-बार मत बोल कि मत जा। मैं पता नहीं, मैं इसको बार-बार बोल रही थी कि तुम मत जा।
मैं बता दूँ? हाँ। तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिट था उस टाइम पे। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी क्योंकि ब्रिस्टल इज़ ऑल अप एंड डाउन, हिल्स है काफ़ी, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी अपनी बाइक पे। तो मैं बहुत रेडी था उस चीज़ के लिए। एंड इट्स अराउंड आई थिंक 200+ माइल्स। तो हम फर्स्ट दिन में 60 माइल्स करते हैं, फिर ऐसे 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट दिन मैं 60 माइल्स कर रहा था अपने, एंड आई वाज ऑन द राइट स्पीड। 20-25 माइल्स पर आवर की स्पीड थी, अच्छी खासी स्पीड होती है। तो आपको अगर पता ना हो, लेकिन ब्रसल्स ना एक फ्लैट प्लेस है, मतलब इसमें ज़्यादा हिल्स नहीं है, फ्लैट है। तो हम चला रहे थे एज अ ग्रुप ऑफ 30। आई थिंक मैं बैक पे था। तो मेरे को रोड का साइड ऑफ द रोड होता है वो मुझे हिट कर गया। तो जब वो मेरे को हिट करा, आई वेंट ऑन माई राइट साइड हिप। तो आई बैंग ऑन द रोड। मैं ऐसे अपनी राइट साइड पे अपने हिप के सहारे गिरा और मुझे आवाज़ आई क्लिक। मैं गिरता हुआ गया, तो मेरे को समझ नहीं आया हुआ क्या। तो किसी ने आके मेरी हेल्प करी, मुझे उठाया। जब उन्होंने मुझे उठाया तो आई कुडंट स्टैंड अप। तो मेरी ना एक्चुअली हिप बोन उस टाइम फ्रैक्चर हो चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो दे पुट मी इन अ कार और दे टुक मी टू द हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, उन्होंने मुझे बोला कि एक्सरे लिया, सब कुछ लिया। इट वॉज सो मच पेन, आई कुडंट रियली बेयर दैट पेन। भगवान करे किसी के साथ ना हो। तो जब मैं पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इट्स अ बिग डैमेज, यू हैव ब्रोकन योर हिप। तो मेरे को तो लगा कि अच्छा ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, मतलब हाउ विल यू नो कि हिप बोन फ्रैक्चर कितना बड़ा होता है, लॉन्ग टाइम टू रिकवर। सो आई स्टार्टेड आस्किंग कि भाई कितना टाइम क्यों लगेगा। तो उसने कहा यू हैव टू लर्न टू वॉक आफ्टर द सर्जरी। मेरे तो पाँव की ज़मीन जा चुकी थी कि ऑब्वियसली पहली बात कि मैंने अभी नया मॉर्गेज लिया है, घर करा है, नया जगह पे है, प्रीति अकेली है घर पे। मॉर्गेज मतलब होता है ना, यू कैन materialistic थिंक things. बट यू डोंट नो हाउ मच इट विल एक्चुअली कॉस्ट यू इन अ डिफरेंट कंट्री। तो मैंने कहा आप प्रीति को कैसे बताऊंगा। बाय चांस मेरी मम्मी आई हुई थी इंडिया से, प्रीति के साथ वो थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा, ये बात तो अच्छी है कि मम्मी भी है वहाँ पे। लेकिन प्रीति यहाँ आ नहीं सकती थी मेरे पास। तो क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं था, मैं अभी भी हाँ। अपने इंडियन पासपोर्ट पे ही थी और स्पाउस वीज़ा पे थी, तो मेरे पास शेंगन वीज़ा नहीं था, मैं यूरोप जा नहीं सकती थी। तो उस टाइम मेरे दिमाग में बात क्लिक करा कि उन्होंने कहा हमें करनी तो पड़ेगी, इट डजंट मैटर वट एवर इट इज़, वी हैव टू डू योर सर्जरी इन फ्यू आवर्स। मैंने कहा ठीक है करो, फिर कोई क्या कर सकते हैं उसमें। तो मैंने अपनी कंपनी से बात करी क्योंकि हम वी वर 30 टुगेदर, तो एक पूरी टीम थी। तो बाई चांस वहाँ पे मेरा फ्रेंड धीरज पेड़ मेरे साथ था। तो हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि बेचारा पहली बार बाइक राइड कर रहा था। पता इतनी प्यारी सी क्या था ना, बता नहीं सकते हम आपको। तो उसको मैंने कहा कि यार अभी धीरज मेरे साथ रुकेगा, बाकी तुम सब चले जाओ, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टॉप यू गाइस, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर अ राइड गुड कॉज, तो क्यों स्टॉप करूँ मैं। और मैंने उनको बोला है मेरी इंश्योरेंस लेके आए थे हम, एक 20 पाउंड्स की इंश्योरेंस मैंने ली थी। तो एनीवेज, तो और मेरा सर्जरी होने का टाइम आया तो मुझे प्रीति को बताना था। सो आई कॉल्ड हर अर्ली मॉर्निंग क्योंकि मेरी सर्जरी में थोड़ा डिले हो गया था, फ्यू आवर्स का। तो इसने मुझे कॉल करा, इसने मुझे बोला फ़ोन ना मम्मी के पास ले जा। मैंने कहा क्या हुआ है, कह रहा बस तू मम्मी के पास ले जा। उन दिनों ना इसके पापा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो मुझे ऐसे ही लगा कि मैंने कहा शायद पापा की ना तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होगी। और जब मैं मम्मी के पास गई ना, तो मैं मम्मी दूसरे वाले कमरे में थी, बहुत इत्मीनान से बात सुननी है, कोई घबराना नहीं है, और मैं उनको समझा रही हूँ। और इसने बोलना शुरू किया, इसने कहा मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। तो ऑब्वियसली प्रीति को थोड़ा शॉक ऑब्वियसली लगा है कि क्या हो गया, क्योंकि वो वहाँ थी नहीं। तो एनीवेज वो सब एब्जॉर्ब हुआ। प्राइवेट जेट पे हॉलैंड से इंग्लैंड आए, ब्रसेल्स से हम यहाँ पे आए, और बस फिर ये कम से कम नहीं, आई थिंक 3 months months bed ridden। सौरभ बेड से उठ नहीं पाता था, मतलब कि इसको टॉयलेट के लिए हेल्प चाहिए थी, चीज के लिए इसको एक हेल्प। हमारा 2 फ्लोर पे घर था, जैसे आपने देखा होगा कि सीढ़ियाँ ऊपर, तो प्रीति ऊपर ही माइक्रोवेव रख के चली जाती थी। मुझे यहाँ पे कंडीशन इतनी अच्छी कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उन दिनों मेरी भी प्रमोशन हो गई थी, मैं एरिया मैनेजर बन चुकी थी, तो मेरा भी काम बहुत बढ़ गया था। तो ऑब्वियसली कंपनी ने बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने कहा आपको जितना टाइम चाहिए सौरभ के साथ अब उतना टाइम लो, लेकिन 3 महीने कोई छोटे टाइम तो होता नहीं है। आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो, 2 हफ्ते की, क्योंकि कुछ एक टाइम बाद तो आपको काम पे जाना ही जाना है। तो बस मैं काम पर जाती थी, इसका ध्यान रखती थी। लेकिन मेडिकली यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि दे यूज्ड टू दे विल मेक यू मोबाइल। एग्जैक्टली, वो आएंगे, असेसमेंट करेंगे। ऐसी मेडिकल सर्विसेज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। ये एक यहाँ पर हमें गवर्नमेंट मेडिकल सर्विस ही मिलती है, ये पूरा गवर्नमेंट का है NHS। एक नर्स आती थी जो सुबह इसको आके फ्रेश करती थी, टॉयलेट लेके जाती थी। एक नर्स शाम को आती थी मेरे आने से पहले। तो काफ़ी अच्छा था। बस मैं 3 महीने घर रहा, मैंने आई एक्चुअली लर्न हाउ टू वॉक अगेन। तो मैंने वो सब करा, फिर मैं वापस अपने काम पे चला गया, चीज़ें बेटर होने लग गई। आई स्टार्टेड ड्राइविंग अगेन, आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग व्हाट आई कुड डू बिफोर। तो
यू नो अच्छी चीज़ें आने लग गई। तो यू नो वी वर रियली हैप्पी कि यार चलो बैड फेज चला गया है, अब गुड फेज का टाइम है एंड वी विल नॉट रिमेंबर दैट टू मच, लेट्स मूव ऑन। फिर हमने डिसाइड करा कि अब हम फैमिली शुरू करेंगे। हाँ। और तब हमारी जिंदगी में अबीर आया 2015 में। तो बस अबीर के आने के बाद तो जिंदगी बिल्कुल ही चेंज हो गई। If you are parents, you will understand कि it's not easy to manage. Especially raising a child in abroad without any domestic support, it's not easy. तो हम भी उस फेज से गुजरे हैं और अभी गुजर भी रहे हैं। लेकिन हम यूज्ड टू हो गए, हम तो काफी, अब तो अभी भी बड़ा हो गया अब तो खैर। तो जहाँ हम 7 आवर्स सोया करते थे वहाँ पे 4 घंटे सोना शुरू कर दिया, इसमें क्या बात है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदत हो चुकी है। लेकिन अब तो व्लॉगिंग भी शुरू कर दिया, अब तो वैसे ही हम सोते नहीं है। तो नहीं, एक्चुअली देखो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने गोल्स हों आपके लाइफ में। आपको डर नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरा फेलियर आएगा, मेरा अपसाइड आएंगी, डाउन साइड आएंगे, वो आएंगी, वो बिल्कुल आएंगे, बस आप उसको फॉलो करते रहो। आप यू शुडंट स्टॉप। तो बस एक चीज़ जो आप लोग बहुत पूछते हो कि सौरभ की क्या एजुकेशन है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दोगे सबको? तो मैंने इंडिया से ऑब्वियसली ग्रेजुएशन करी थी जब मैं यहाँ पे आया था। ओनली 22 ईयर्स ओल्ड मैन जब यहाँ पे आया था। तो ऑब्वियसली तब ग्रेजुएशन ख़त्म करके अब अपना काम शुरू कर दिया। आई नेवर मैनेज टू स्टडी आफ्टर दैट। लेकिन मेरा दिमाग में हमेशा था कि मुझे MBA करनी है, मुझे करना ही करना है मास्टर्स। तो अब फाइनली 2 साल पहले मैंने MBA शुरू करा ओपन यूनिवर्सिटी से। तो अब बस मेरा फाइनल फेज चल रहा है। आई हैव सबमिटेड माय फाइनल डिसर्टेशन एंड जस्ट लिटिल बिट फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट नाउ। मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन है 1-to-1 फरवरी में होगी। तो बस उसको करने के बाद आई विल बी ग्रेजुएट। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी खत्म हो जाएगी। एंड I'm very very proud of you. I am proud of you. And I'll be more proud of you. बट यू नो आई थिंक कितनी भी आप पढ़ाई कर लो हमेशा अच्छा ही होता है। यू नो इफ यू कैन डू इट प्लीज डू इट। यू नो तो बेसिकली तुम यहाँ पर जो लंदन में आए, तुम आए एक कंपनी के थ्रू। तो इंडिया से तुम पूछ रहे हो ना? तो हाँ, तो तुम लंदन कैसे आए? हाँ, तो इंडिया में मैंने ऑब्वियसली 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था मेरा मैकडॉनल्ड्स का एज अ मैनेजर। और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन थी। सो आई थिंक दैट वाज ओनली 2 थिंग्स जिसने मुझे ये जॉब दिलवाई। एंड आई केम स्ट्रेट इनटू अ कंपनी। उस प्लेसमेंट एजेंसी का नाम क्या था? तो देयर इज अ प्लेसमेंट एजेंसी कॉल्ड वीरा इंटरनेशनल। दे हैव अ ऑफिस इन मुंबई एंड दे हैव अ ऑफिस इन लंदन। तो हमारी कंपनी ने उन्हीं को यूज़ करा और उनके थ्रू फिर हमने अपना वीज़ा अप्लाई करा और अपना वर्क परमिट अप्लाई करा। तो बस ये बहुत लंबी कहानी थी हमारी। लेकिन अबीर के आने के बाद हमारी लाइफ ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफरेंट। अबीर के आने के बाद तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन हाँ उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। आई थिंक उसके ऊपर एक अलग से व्लॉग चाहिए होगा पेरेंटिंग के ऊपर कि हमारे में क्या क्या चेंजेस आए अबीर के आने के बाद। और तो अभी तक वो हम अगली बार लेके आएंगे। हाँ, वो हम एक पेरेंटिंग पे व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आप एक वर्किंग मॉम है, तो मैं आपको उसके बारे में अलग से बताऊंगी। तो ये है हमारी छोटी सी कहानी। अब हम अपने नए घर में आ चुके हैं। अब इस घर को बनाना है। जो हमारा पहले वाला घर था वो अब रेंट पे है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चीज़ें अच्छी चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छी थी और हमेशा अच्छी रहती हैं। मुश्किलें अभी भी आती हैं, लेकिन आई थिंक एज लॉन्ग एज हम दोनों साथ में हैं तो हम साथ मिलके उसको ना कर लेते हैं। झगड़े हमारे अभी भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बड़े लवी डवी कपल है हम। मैं दोबारा ये बात बोलना चाहूंगी, झगड़े सबके होते हैं। झगड़े होना बहुत नॉर्मल है। मुझे तो हैरानी होती है कि कोई मुझे कहता है ना हमारा झगड़ा नहीं होता। नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा रहता है। बिल्कुल झगड़े होने चाहिए। तो बस ये थी हमारी कहानी, हमारी जुबानी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, हम आपसे मिलेंगे अब अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। बाय।